डू वाइल लूप। डू वाइल लूप पोस्ट टेस्टेड लूप। इसके अंदर ये मैंने कंडीशन लास्ट में दी है, इंट आई इक्वल टू 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो ये लूप कम से कम एक बार चलेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स होगी तो भी ये लूप एक बार चलेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। तो ऐसा लूप जिसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है उसको अपन पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं। पोस्ट टेस्टेड मतलब कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, प्री टेस्टेड मतलब कंडीशन पहले चेक होती है। तो जो अपन ने व्हाइल लूप किया था वो तो प्री टेस्टेड है, क्योंकि उसमें पहले कंडीशन चेक होती है। इसमें कंडीशन बाद में चेक हो रही है, तो ये पोस्ट टेस्टेड लूप है। कंडीशन मैंने यहाँ दी है डू के बाद व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, और ये लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा पहले ये लूप। 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो 1 से 5 तक तो चल गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 5 को प्रिंट करने के बाद, यहाँ तो 5 प्रिंट हो जाएगा, जब 5 को प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 6 होगी। 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होते ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो डू वाइल लूप जो है वो बिल्कुल वाइल जैसा ही है, जिसमें कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक चलेगा, फॉल्स होते ही टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है, जबकि वाइल लूप के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इक्वल टू 11। आई की इनिशियल वैल्यू 11 है। डू आई इज प्लस आई इज 11 प्रिंट होगा, फिर आई में 12 हो जाएगा। while I less than equal to 5 मतलब while 12 less than equal to 5, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप एक ही बार चलेगा। तो डू वाइल लूप जो होता है वो कम से कम एक बार चलता है, भले ही कंडीशन फॉल्स हो इनिशियली। जैसे यहाँ पे आई में 11 है, अगर मैं देखूं तो ये कंडीशन तो शुरू में ही फॉल्स है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है इसलिए इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई इज 11 आएगा, फिर आई में 12 हो जाएगा, 12 होते ही ये कंडीशन तो फॉल्स है ही, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट करेगा आफ्टर लूप आई इज 12। लूप के एंड होने के बाद आई की वैल्यू क्या है 12। तो डू वाइल लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, भले ही कंडीशन इनिशियली फॉल्स हो। फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज में आने वाला लूप है फॉर लूप। इंट आई फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। पहला इनिशियलाइजेशन, आई की इनिशियल वैल्यू दी, दूसरा कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट्स दिए हैं फॉर लूप के। तो 1 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा आई इज 1, फिर अगली बार आई इज 2, फिर 3 और फिर 4। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब फॉर लूप के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो तीनों पार्ट्स ऑप्शनल होते हैं। सबसे पहले अपन देखें, मैंने इंट आई इक्वल टू 1 आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू है 1। मैंने यहाँ पे अब फर्स्ट पार्ट स्किप कर दिया, डायरेक्टली मैंने सेमीकोलन लगाया, इनिशियलाइजेशन नहीं दिया, क्योंकि इनिशियलाइज तो मैंने ऊपर कर ही दिया है। आई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 4 और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1
2 3 4। उसके बाद मैसेज प्रिंट करेगा एंड ऑफ लूप। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट लूप में इनिशियलाइजेशन भी नहीं दिया और थर्ड पार्ट भी नहीं दिया है। ना तो इनिशियलाइजेशन दिया है, ना मैंने थर्ड पार्ट दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब ऊपर वाला लूप एंड होगा तो आई की वैल्यू होगी 5। 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 5 होते ही ऊपर वाला लूप टर्मिनेट होगा। तो ये जो लूप है इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, 5 इनिशियल वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू 10। और लूप के अंदर मैंने किया है आई प्लस प्लस, तो ये लूप चलेगा 5 से लेके 10 तक और एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। जब ये वाला लूप एंड होगा, आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, उसके बाद आई में 11 हो जाएगा। 11 होने के बाद ऊपर जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब ये वाला लूप टर्मिनेट होगा ये, तो आई की वैल्यू होगी 11। इसके बाद आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, अब आई की वैल्यू 15 इनिशियली है, बाकी दोनों पार्ट्स मैंने नहीं दिए हैं। आई की वैल्यू 15 प्रिंट करी, फिर 16 हो जाएगा। 16 प्रिंट करने के बाद 17, 17 प्रिंट करने के बाद 18, 18 प्रिंट करने के बाद 19, 19 जब ये प्रिंट कर देगा तो आई की वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 होते ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस बार मैंने इंक्रीमेंट भी लूप के अंदर ही किया है और टर्मिनेशन कंडीशन भी लूप के अंदर ही दी है। तो ये 15 से लेके 19 तक की सीरीज डिस्प्ले करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 19 के बाद प्रिंट करने के बाद 20 होगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर अपन ने देखा है कि फर्स्ट पार्ट में तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट स्किप कर दिया। यहाँ मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट स्किप कर दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट स्किप कर दिए। तो इसका मतलब फॉर लूप के सारे पार्ट्स ऑप्शनल हैं, सारे आप स्किप कर सकते हो। यहाँ मैंने सारे ही पार्ट स्किप कर दिए। तो जब ऊपर वाला लूप एंड होगा तो आई की वैल्यू होगी 20। 20 पे ब्रेक हुआ तो ये लूप चलना स्टार्ट होगा 20 से, और 20 से लेकर 25 तक चलेगा। 25 प्रिंट करने के बाद आई में 26 हो जाएगा। 26 होते ही ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लूप चलेगा 20 से लेकर 25 तक, क्योंकि 25 प्रिंट करने के बाद आई में 26 हो जाएगा। 26 होते ही ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फॉर लूप के सारे पार्ट्स ऑप्शनल होते हैं, लेकिन आपको सेमीकोलन लगाने कंपलसरी होते हैं। अब सी से इसमें क्या डिफरेंस है फॉर लूप में? फॉर इंट आई इक्वल टू 1, फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। सी में तो आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ इंट आई और फिर इनिशियलाइज करते हो। जावा में आप फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये वेरिएबल लूप के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है। मतलब इस वेरिएबल को मैं लूप में यूज कर सकता हूँ, 1 से लेकर 3 तक लूप चलेगा और 1 2 3 की सीरीज डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लूप के एंड होने के बाद एक्सेस करूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल सिर्फ लूप के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, लूप के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं हो सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट के अलावा एक और स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट के केस में क्या होता है, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा कहीं भी तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहां चला जाएगा? फॉर लूप के केस में डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे और फिर कंडीशन चेक होगी। फॉर लूप के केस में तो ऐसा होगा। वाइल और डू वाइल में तो कंडीशन ही होती है, तो कंटिन्यू अगर वाइल या डू वाइल में मिलेगा तो डायरेक्टली कंडीशन पे चला जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां भी मिलता है
उसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं और प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली लूप की कंडीशन पे चला जाता है और फॉर लूप के केस में कंडीशन से पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाता है। अब इस लूप को अपन देखें, डबल डी इक्वल टू -3, डी लेस देन इक्वल टू 3, डी प्लस प्लस, ये लूप चलेगा 7 टाइम्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7 टाइम्स लूप चलेगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है 1 अपॉन डी। 1 अपॉन डी पहली बार 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3 का रिजल्ट आता है -0.33, फिर अगली बार 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 का रिजल्ट आता है -0.5, फिर अगली बार 1 अपॉन -1, इसका रिजल्ट आता है -1, फिर अगली बार 1 अपॉन 0। इंटीजर को तो आप 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, उसमें तो एरर आएगा, रन टाइम एरर। 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इंटीजर को, लेकिन यहाँ पे मैंने डी का डेटा टाइप लिया है डबल। डबल या फ्लोट को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी लिखा हुआ आएगा, इन्फिनिटी। अब मुझे 0 से डिवाइड करना ही नहीं है, तो मैंने यहाँ कंडीशन दी, अगर डी में 0 है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू मिलते ही ये डायरेक्टली ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा और डी में 1 कर देगा, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, मतलब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू मिलते ही ये ऊपर जाएगा, डी प्लस प्लस डी में 1 कर देगा, फिर अगली बार 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 2 0.5, फिर 1 अपॉन 3 0.33। तो इसका मतलब जब आपको लूप के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करना हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज में आता है। रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करने के बाद वापस कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो लूप चलता रहेगा, फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू के केस में लूप से बाहर नहीं आएगा।